हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। किसके बारे में? किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ दो हैं बेसिकली, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें से जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जंक्शन का यूज रहता है, जंक्शन पे इसको अप्लाई किया जाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट समझने के लिए पहले हमें इसका डायग्राम देखना होगा। देखिए यहाँ पे है जंक्शन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चार ब्रांचेस इस जंक्शन पे आके मीट हो रही हैं। एक है I1 करंट जो इनवर्ट जा रहा है जंक्शन में, इनटू द जंक्शन जा रहा है। I2 करंट, I3 करंट, ये तीनों जंक्शन में एंटर हो रहे हैं, इनकमिंग करंट है। और एक I4 करंट है जो जंक्शन से बच्चों बाहर निकल रहा है। तो देखते हैं इस करंट का क्या रोल है इस लॉ में। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, algebraic sum of all currents entering or leaving at any junction is always zero। ये इस लॉ को डिफाइन करने का एक तरीका। सिमिलरली एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, वो है sum of currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction। यानी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो चारों करंट्स का सम जीरो होगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एंटर करने वाले करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम इक्वल होगा I4 करंट के बराबर जो बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से इक्वेशन आप लिख सकते हो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और इसमें I4 की साइड चेंज करें तो वो माइनस में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना बचेगा? जीरो। तो ऊपर जो दो स्टेटमेंट्स देखे वो मैथमेटिकली इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए सम ऑफ ऑल द करंट जीरो है, ये बात हमने पीछे सीख ली। ऐसे भी लिख सकते हैं करंट्स इनकमिंग करंट आर इक्वल टू दी आउटगोइंग करंट। अब करंट को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम करंट को dq बाई dt लिख सकते हैं क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया इनकमिंग के लिए भी और आउटगोइंग के लिए भी। टाइम दोनों का सेम है तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि सम ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर इनकमिंग is equal to sum of all the charges that are outgoing from the junction। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे कंजर्व्ड है। जितना चार्ज गिवन टाइम में जंक्शन में एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि KCL किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए अब इस सिंपल से लॉ को कैसे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में या बेसिक क्वेश्चंस में या जितने भी टाइप के पूछ सकते हैं, किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो सीखने का समय अब आ गया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है इस लॉ को समझने के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट। एक आपको डायग्राम दिखा रखा है, उसमें I करंट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारे करंट्स दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो जंक्शंस हैं। एक जंक्शन का नाम मैंने रख दिया A और एक जंक्शन का नाम मैंने रख दिया B। ए वाले जंक्शन पे आप देखें तो 4 एम्पियर और 3 एम्पियर टोटल एंटर होने वाला करंट कितना है बच्चों? 7 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि 7 एम्पियर करंट इस जंक्शन से एंटर हो रहा है, यानी 7 एम्पियर करंट यहां से बाहर भी निकलेगा। ठीक है, अब ये 7 एम्पियर करंट बाहर निकल गया तो ऑब्वियसली इसको आगे भी फ्लो करना है। ये 7 एम्पियर करंट आगे फ्लो कर गया। अब देखिए 7 एम्पियर करंट की बात करते हैं। 7 एम्पियर करंट आया था लेकिन ऊपर केवल कितना गया है? 2 एम्पियर, यानी बाकी का 5 एम्पियर गया है यहां से नीचे अगले जंक्शन पे जिसका नाम है C। उस 5 में से भी आप देखेंगे कि नीचे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया नीचे वाली ब्रांच में, तो बाकी कितना बचा आपके पास में? 4 एम्पियर करंट। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप और इजीली भी कर सकते थे टेक्निकली। अगर आप एक बड़ा जंक्शन मान लें, इस पूरे को एक जंक्शन मान लें, तो इसमें ओवरऑल करंट 4 एम्पियर एंटर होता है, 3 एम्पियर एंटर होता है, टोटल 7 एम्पियर एंटर होता है। 2 एम्पियर ऊपर से निकला, 1 एम्पियर नीचे से निकला, मतलब टोटल 3 एम्पियर बाहर निकला। तो 3 में से 3 निकल गया, बाकी बचा 4। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते थे एक, मतलब कि 4 एम्पियर करंट आपका बाकी है इस ब्रांच के लिए, क्योंकि और सब ब्रांचेस में से मिलाकर के 3 एम्पियर बाहर जा चुका है आउट ऑफ 7। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू सॉल्व इट। अगला सवाल, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ गिवन सर्किट। यहां भी एक सर्किट आपको बच्चों दिखा रखा है, इसके अंदर भी आपको हर एक ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना है। अगर हम बात करें तो 3 ब्रांचेस हैं, ये पहली ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई और ये तीसरी ब्रांच हो गई।
अब इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के कैसे हम फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले जंक्शंस ढूंढा करिए। इस तरह के सवालों में सबसे पहले जंक्शंस ढूंढिए। तो मुझे दो मेजर जंक्शन नजर आ रहे हैं, एक जंक्शन ए ऊपर की तरफ और एक जंक्शन बी नीचे की तरफ। ये नाम मैंने रख दिए हैं, पर दो जंक्शंस मुझे मेजरली नजर आ रहे थे। नीचे वाले जंक्शन का पोटेंशियल 0 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 0। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इसके बाजू में लेफ्ट में जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो राइट के इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में आप देखें तो इस नीचे वाली ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में कहीं भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, कहीं कोई सेल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल राइज भी नहीं हो रहा, पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं हो रहा। इस पूरे कंडक्टिंग वायर पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अब अगर मैं बीच वाली ब्रांच को ऑब्जर्व करूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं बीच वाली ब्रांच को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि अगर मैं यानी कि ऑब्जर्वर यहां से 0 वोल्ट लेके निकलता हूं, इस ब्रांच को ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे एक सेल मिलता है 10 वोल्ट का। इस 10 वोल्ट के सेल में हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। हम जा रहे हैं कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो हमें पोटेंशियल कैसा दिख रहा है? राइज होता हुआ दिख रहा है। जब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पोटेंशियल राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी 0 लेके निकले, 10 का राइज हुआ, तो ऊपर ए वाले जंक्शन का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों? 10 वोल्ट हो गया। चलो ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच में, ऊपर वाले जंक्शन में हमको पोटेंशियल मिल गया 10 वोल्ट। अब जरा आप इस 2 ओम को ऑब्जर्व करिए। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसके दोनों एंड्स के पोटेंशियल हमको मालूम है। एक एंड का 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के एक एंड का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और दूसरे एंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो आप आराम से पहली ब्रांच का करंट निकाल सकते हो। पहली ब्रांच का वोल्टेज अपॉन पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 माइनस 0 यानी 10 अपॉन रेजिस्टेंस इस ब्रांच का कितना है? 2। तो आपके पास में करंट कितना आ गया पहली ब्रांच का? 5 एम्पियर। कितनी आसानी से। अब हम तीसरी ब्रांच की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो वहां आसानी से हम पता लगा पाएंगे कि कितना करंट है। तो देखिए, यहां भी पोटेंशियल नीचे वाले पॉइंट का 0 है। आप ऊपर जाते हैं तो लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज होगा। कहां से राइज हुआ? 0 से। कितना राइज हुआ? 4 वोल्ट। यानी यहां पर एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आ रहा है 4 वोल्ट। सिमिलरली ऊपर ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 है, तो इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 10 वोल्ट हो जाएगा। अब आप इस 2 ओम को ऑब्जर्व करिए। आप इस 2 ओम को ऑब्जर्व करते हैं, तीसरी ब्रांच है, I3 इक्वल टू V3 बाय R3। यहां पे एक एंड का पोटेंशियल 10 है, दूसरे का 4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 माइनस 4 यानी 6 वोल्ट। और रेजिस्टेंस इस ब्रांच का कितना है? 2 ओम। यानी आपके पास करंट सीधा सीधा 6/2 यानी कि 3 एम्पियर आ गया। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है 5 एम्पियर, I3 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 3 एम्पियर। अब हमको बीच वाली ब्रांच की बात करनी है। इसके लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज कर लेंगे फिर से ए जंक्शन पे। ए वाले जंक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, यहां से पहली ब्रांच में करंट बाहर निकला है 5 एम्पियर। ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट बच्चों कर चुके हैं। इसके बाद तीसरी ब्रांच में अगर हम बात कर रहे हैं, वहां भी करंट क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ नीचे ही गया होगा। करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो इस वाले रेजिस्टेंस में हाई से लो यानी नीचे की तरफ, तीसरी वाली ब्रांच में भी हाई से लो यानी नीचे की तरफ। उसको आगे ट्रेस किया तो राइट की तरफ इस ब्रांच में जा रहा है। करंट कितना आया था? 3 एम्पियर। अब आप ए जंक्शन को देखो, यहां से 5 + 3 टोटल 8 एम्पियर करंट बाहर निकला है दो ब्रांचेस में। तो बाहर निकलने के लिए कहीं से एंटर भी तो हुआ होगा, तो बची हुई एक ब्रांच में करंट, इसका मतलब एंटर कर रहा है कितना? 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये तीनों करंट्स हमारे पास में आ चुके हैं। पहली ब्रांच में डाउनवर्ड करंट है 5 एम्पियर, दूसरी ब्रांच में अपवर्ड करंट है 8 एम्पियर और तीसरी ब्रांच में भी डाउनवर्ड करंट है 3 एम्पियर। तो ये तो एक बेसिक सवाल हुआ जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ लगा करके देखा। चलिए आगे थोड़ी और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह से और क्वेश्चंस हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की हेल्प से कर सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। हमें इस सर्किट की सभी ब्रांचेस का करंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पे देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि जो लोअर मोस्ट जंक्शन है, लोअर मोस्ट पॉइंट है, वहां का पोटेंशियल कितना आपको गिवन है? 0। ऊपर वाले जंक्शन का पोटेंशियल बच्चों आपने मान लिया x। कितना मान लिया? x। इसके बाद आप
I1 करंट एक ब्रांच को अलॉट कर देते हैं, I2 करंट दूसरी ब्रांच में अलॉट कर देते हैं, तीसरी ब्रांच में आप करंट अलॉट कर देते हैं I3। इस बीच में एक क्वेश्चन आया है स्मृति सिंह का। स्मृति पूछ रही है कि सर आपने तीनों करंट्स बाहर ले लिए और अभी आप कह रहे थे कि करंट्स तो जितना एंटर होगा उतना बाहर निकलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, हमको मालूम है कि सारे करंट्स बाहर नहीं निकल सकते। हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, तब बताया था जितना करंट निकलेगा उतना एंटर भी होना चाहिए, या जितना एंटर हो रहा है उतना निकलना भी चाहिए। यानी हम इस चीज को लेके मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर मैंने तीनों करंट्स बाहर माने हैं, इसका मतलब कम से कम एक करंट की डायरेक्शन इसमें गलत है। तो मैं आपको बता दूं, भले ही उस करंट की डायरेक्शन गलत हो, लेकिन आपके आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय एक माइनस साइन के। आपका आंसर जिस करंट का नेगेटिव आ जाए उसका मतलब है कि वो करंट अपोजिट है, आपने जो लिया है वो डायरेक्शन गलत है। तो सर अभी देखिए जयंत पूछ रहे हैं कि सर अगर गलत है तो हम उसे ले क्यों रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए सुनिए ध्यान से। हमको पहले से तो पता नहीं था कि सारे करंट्स में से कौन सा बाहर निकलेगा, कौन सा एंटर होगा। वी डोंट नो ऑलरेडी। तो हमने अपने आप से क्या अज्यूम किया बच्चों, सारे करंट्स को हमने बाहर की तरफ अज्यूम कर लिया। अब जो गलत होंगे अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। माइनस, आपको तो पता नहीं है कौन सा करंट बाहर जाने वाला है, कौन सा अंदर, तो हमने सारे बाहर मान लिए। ऐसे आप सारे अंदर एंटर होते हुए मान सकते थे। अगर हमारी अज्यूम की गई डायरेक्शन गलत होगी तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, चोर अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो हमें क्या टेंशन है, वैल्यू तो सही आएगी ना। 2 एम्पियर की जगह -2 आ जाएगा। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। तो यूजिंग KCL, I1, I2 और I3 तीनों करंट्स का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब तीनों का 0 होने का मतलब क्या है, पहली ब्रांच का V1/R1 प्लस दूसरी ब्रांच का V2/R2 प्लस तीसरी ब्रांच का V3/R3, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0। इसमें V1 पहली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 उस ब्रांच का रेजिस्टेंस है, V2 दूसरी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 वहां का रेजिस्टेंस है जिसका करंट आप कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर मोर देन 1 रेजिस्टेंस किसी ब्रांच में आते हैं तो आप टोटल रेजिस्टेंस लेंगे उस ब्रांच का, और V3 तीसरी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और R3 उसका रेजिस्टेंस है। तो आपको एक एक रेजिस्टेंस के पास जा जाके वहां का पोटेंशियल देखना कंपलसरी नहीं है। जैसे पिछले सवाल में किया वैसा यहां भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो देखिए कैसे करना है। पहली ब्रांच में मैं सॉल्व करूंगा। देखो ये स्टेप्स केवल समझने के लिए हैं, एग्जाम में आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप से जो मैं अब करने वाला हूं वहां से शुरू कर सकते हो। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। तो देखिए पहली ब्रांच में आप ट्रेवल करते हो, आप यानी ऑब्जर्वर हो, आप ट्रेवल करते हो। आप जंक्शन से कितना पोटेंशियल लेके निकले, ऊपर से x, आप घर से x पोटेंशियल लेके निकले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने जो x पोटेंशियल लेके आप निकले हो, आगे गए, रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस तो हम डिनोमिनेटर में लेने ही वाले हैं, आगे बढ़ गए। सबसे पहले हमको मिला सेल। इस सेल में हम जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो x - 2 का ड्रॉप हो गया। इसके बाद एंड में कितना पोटेंशियल है, 0। अब 0 को कंसीडर करो ना करो एक ही बात है, लिखना चाहें तो -0 लिख दो, और -0 लिखोगे भी तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो पहली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है x - 2, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 ओम। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 4 ओम। दूसरी ब्रांच में आ जाइए। दूसरी ब्रांच में आप कितना पोटेंशियल लेके निकले, पहली ब्रांच का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया, दूसरी ब्रांच में भी हम x पोटेंशियल लेकर ही जंक्शन से बच्चों निकले हैं। फिर आगे आ गया हमारे पास एक 10 वोल्ट का सेल। इसमें भी हम कहां जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पोटेंशियल हो रहा है ड्रॉप, x - 10, और लास्ट का 0 माइनस करिए मत करिए एक ही बात है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपके पास में, 2 ओम। और तीसरी वाली ब्रांच में भी यही प्रोसेस आप रिपीट कर देंगे। तो आई थिंक अब तो आप अपने आप भी कर सकते हो। एक्स पोटेंशियल लेके निकले, सर ने बोला था, फिर सेल मिला, सेल में जा रहे हैं हाई से लो पोटेंशियल, ड्रॉप हो गया, लो से हाई गए होते तो प्लस हो जाता, बिल्कुल सही। आगे x -4 -0 नहीं लिखा, इग्नोर कर दिया, अपॉन इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो ये हमारे पास में सम ऑफ ऑल द करंट्स की इक्वेशन आ गई। जैसा कि मैंने बोला एग्जाम में आप डायरेक्ट इस व्हाइट कलर वाली इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू करिए, टाइम बचेगा। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, तो x - 2 प्लस 2x - 20 प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे 4 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे
यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, x वाले टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 2x प्लस x यानी कि 5x, और ऐसे ही -2 -8 -10 हो गए, -20 से मिले -30 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आपके पास में कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6 वोल्ट। जंक्शन का पोटेंशियल मालूम चल चुका है, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे जंक्शन का पोटेंशियल थोड़े ना पूछा था, उसने तो हमसे हर एक ब्रांच का करंट पूछा है। अब क्या करें सर, ये तो फंस गए हम। बिल्कुल नहीं फंसे। अब एक काम आपको और करना है, बहुत आसान सा। वो काम क्या करना है, आपको सिंपली ये 6 वोल्ट ले जा करके एक एक करंट में पुट कर देना है। देखो I1 को ही तो आपने V1/R1 लिखा था, और उस V1/R1 को ही तो बाद में x-2/4 लिखा था। तो ये I1 करंट है, इसके बाद वाला टर्म I2 करंट है, और उसके बाद वाला I3 है। बस ये 6 ले जाके वहां एक एक में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 - 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4/4 कितना आ गया, 1 एम्पियर। I2 के लिए आपने सेकेंड टर्म के अंदर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो 6 - 10 डिवाइडेड बाय 2, 6 - 10 कितना हो गया आपके पास में, -4 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको देता है -2 एम्पियर। सिमिलरली तीसरे टर्म के अंदर जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे I3 की, तो वो हो जाएगा, देखिए 6 आपने x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 विल गिव यू 1 एम्पियर। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, बहुत मजेदार है, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो यहां से। अगर तो इन तीनों करंट्स का सम 0 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना आपका आंसर इनकरेक्ट है, आपको इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है। यानी एग्जाम में आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि मार्क्स 4 आने वाले हैं या -1, और उसके हिसाब से फिर आगे बबल फिल करिए या नहीं करिए या दोबारा सॉल्व करिए, आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि लॉ क्या था, सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन मस्ट बी 0, तो वो फॉलो भी तो होना चाहिए। लॉ सिर्फ लिखने के लिए थोड़ी ना है, यहाँ आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसकी जरा सी। अगले सवाल में एक और क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें नीचे एक की है जो फिलहाल ओपन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ स्विच S इज क्लोज्ड फाइंड पोटेंशियल एट जंक्शन। इस जंक्शन का पोटेंशियल मान लीजिए x है, तो ये x पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ये की क्लोज कर दी गई है, क्लोज करने का मतलब है ऑन कर दी गई है, मतलब कनेक्ट कर दी गई है। तो जहां अर्थिंग हो रखी है वहां का पोटेंशियल तो चलो 0 एग्जामिनर ने ही दे दिया। इसके अलावा बाकी ब्रांच के एंड पे भी हमें एग्जामिनर ने कुछ पोटेंशियल्स दिए हैं। इस बार एंड में 0 नहीं है, एक ब्रांच में 0 है, एक ब्रांच में 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो एक ब्रांच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल भी है। और अब आपको इसको यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इस बार तीनों ब्रांचेस के करंट नहीं पूछे, केवल x का वैल्यू फाइंड कर देना है, दैट्स ऑल। तो चलिए सॉल्व करना है, इसको शुरू करते हैं। तो जंक्शन का पोटेंशियल हमने x मान ही लिया था, तो पहले एक ब्रांच में चलते हैं, नीचे वाली ब्रांच में इसका करंट I1 मान लेते हैं, और इस बार मैं सीधा इक्वेशन बनाऊंगा, मैं वो सब एक्सप्लेनेशन पार्ट हटा के सीधा इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां से हम x पोटेंशियल लेकर के निकले हैं, ठीक है। अब आपको एक एक पॉइंट पे, जैसा कि मैंने पहले बोला, पोटेंशियल जाके देखने की जरूरत नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट किया वैसे करिए। x पोटेंशियल लेके गए, रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, आ गए आप सेल में। सेल में कहाँ जा रहे हैं, लो से हाई पोटेंशियल, यानी x में 10 वोल्ट का पोटेंशियल राइज हुआ, और लास्ट का 0 माइनस करिए मत करिए एक ही बात है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना इस ब्रांच का 2। यही प्रोसेस आपने फिर दूसरी ब्रांच में रिपीट करना है। मान लीजिए इस वाली ब्रांच में जाते हैं जिसमें I2 करंट है, तो फिर से आप कितना पोटेंशियल लेके निकले जंक्शन से, x। सबसे पहले एक सेल मिला जिसमें आप जा रहे हैं हाई से लो, यानी x - 5। फिर रेजिस्टेंस को फिलहाल, क्योंकि उसको डिनोमिनेटर में लेना है, आगे बढ़ जाएं। फिर एक और सेल मिलता है रास्ते में जिसमें आप जा रहे हैं लो से हाई, पोटेंशियल राइज हो रहा है। पिछले 5 वोल्ट में आप हाई से लो गए थे, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, अब लो से हाई जा रहे हैं, +4 ले लिया, और लास्ट वाला 4 माइनस कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली लेना आपको पोटेंशियल डिफरेंस था, पर आपने एक रेजिस्टेंस को ना देख के एक बार में फ्लो में करने के लिए, स्पीड से करने के लिए आप सीधा देखते जा रहे हो। तो x - 5 + 4, और लास्ट का 4 उसमें से माइनस कर दें, तो लास्ट का 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास में फिर अपॉन में रेजिस्टेंस लिखना है, वो कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली आप तीसरी ब्रांच में चले जाइए। तो आप तीसरी ब्रांच में जाते हैं, तो तीसरी ब्रांच में भी आप कितना पोटेंशियल लेके निकले हो, x पोटेंशियल लेके निकले हो। x के बाद सबसे पहले आपको एक सेल मिला, उसमें आप कहाँ जा रहे हैं, लो से हाई, 6 वोल्ट का राइज हुआ। फिर अगले में भी लो से हाई जा रहे हो, 2 वोल्ट का और राइज हुआ। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दें x + 8,
और लास्ट का 2 वोल्ट उसमें से पहले की तरह माइनस कर दें, अपॉन में लिख दें रेजिस्टेंस, और इन सब करंट्स का सम किसके इक्वल लिख दें, 0 के इक्वल। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। x प्लस 10/2, यहाँ पे 4 और -4 कट गए, x माइनस 5/2, यहाँ भी 8 - 2 आप 6 लिख सकते हो, तो x प्लस 6/3, नीचे 3 और 2 आ रहे हैं तो एलसीएम लेंगे 6 बनाने के लिए पहले दो टर्म्स में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 30, 3x माइनस 15, 15, और इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x वाले टर्म्स को आप ऐड करते हो तो 3, 6 और 8, 3, 3, 6 और 2, 8 हो गया 8x, और -15 और +12 में आप देखते हैं तो आपके पास माइनस का 3 बचता है, और 30 के साथ मिलके वो हो जाता है 27 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -27/8 वोल्ट। ये है आपका आंसर जो आपसे पूछा गया था कि जंक्शन का पोटेंशियल कितना है, वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं अगले पेज से, जहाँ पे फेयर सोल्यूशन अवेलेबल है इसका। ये देखिए, यानी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, जिस भी नाम से आप पुकारिए, और ये कई तरह के सर्किट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आज के लिए इतना ही किरचॉफ्स करंट लॉ में। थैंक यू।